तो 11th क्लास में आगे जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कैलकुलेशन में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे एक ऐसा पार्ट है जिसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि मैं बताऊंगा आगे, और स्कूल एग्ज़ाम के लिए राइटिंग पर्पस के लिए उसकी पूरी फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी भी कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उन एटम्स के नंबर को बताता है। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली 9th-10th में जब आप शुरुआत करते हैं या 7th-8th में मॉलिक्यूल्स के बारे में सुनते हैं और या फार्मूला के बारे में सुनते हैं तो आप मॉलिकुलर फार्मूला पढ़ते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला आप 11th में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट को बनना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट में हम परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। किसी भी एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन निकालना हो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर तो वो क्या तरीका होगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे कि आप नॉर्मल परसेंट निकालते हैं किसी भी चीज़ का मिक्स्ड फॉर्म में कोई है तो उसकी किसी इंडिविजुअल का परसेंट निकालना है, तो वही तरीका यहाँ लगता है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन की फार्मूले में कितना परसेंट एलिमेंट है तो आप बोल दोगे कि वेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट या मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि क्वेश्चन में दिया है, या फिर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें उस एटम का जो भी एटॉमिक मास आप जानते हो वही उसका आप मास कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे वेट ऑफ एलिमेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यूज करूँगा, या वेट बोल दो या एटॉमिक मास अपॉन जिस मॉलिक्यूल को आपने लिया है उसका पूरा मॉलिकुलर मास निकाल दोगे इनटू, अब जानते हो कि आप परसेंट कंपोजिशन कर रहे हो तो इनटू 100। एक सरल सा फार्मूला लगाने के बाद आप किसी का भी कंपोजिशन निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ बहुत सरल, किसी 6H6 बेंजीन है तो बेंजीन का मॉलिकुलर मास कार्बन का यहाँ पे 72 प्लस हाइड्रोजन का 6 इज इक्वल टू जो है वो 78 हो रहा है। तो फिर तय बात है, अब बोलोगे इसमें कार्बन का परसेंट कितना है, तो परसेंट कार्बन, तो कार्बन का वैल्यू कितनी है 72 अपॉन टोटल कितना है 78 इंटू 100, ये कार्बन का आ गया। हाइड्रोजन का कितना है अंडरस्टूड है, अगर कार्बन का मुझे मालूम हो गया है तो हाइड्रोजन का भी मैं बता सकता हूँ 100 में से माइनस करके, या अभी सॉल्व करने की बात है तो हाइड्रोजन का 6 अपॉन 78 इंटू 100। सॉल्व करने के बाद इंडिविजुअल परसेंट वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या आइटम है उसका परसेंट कंपोजिशन बता लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आप एक क्वेश्चन बोलूँ कि कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन यूरिया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है कि कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन यूरिया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप यूरिया जानते हैं कि नहीं। तो आप जानते हैं यूरिया यानी फार्मूला क्या होता है NH2CONH2, और यूरिया का मॉलिकुलर मास कितना होता है याद कराया है मैंने, तो आपको याद होना चाहिए 60 ग्राम। चलिए हम यूरिया में पहले ये पता करें कि मॉलिकुलर मास कैसे आया, फिर इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एटम है और उनका क्या कंपोजिशन है। तो आप बोलोगे यूरिया जिसका मॉलिकुलर फार्मूला NH2CONH2 है, जिसमें नाइट्रोजन के एटम 2 हैं, कार्बन का एटम 1 है, ऑक्सीजन का एटम 1 है और हाइड्रोजन का एटम 4 है। अब मैंने इसको सिंपल तरीके से ऐसे अगर लिख दिया तो आप बोलोगे 28 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 4, समेसन किया तो 60 ग्राम आ गया। अब अगर ये 60 ग्राम है तो इसमें सबका कंपोजिशन कितना है, तो परसेंट नाइट्रोजन, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का यहाँ पे मास कितना है या वेट कितना है, तो अपॉन 60 उसका मॉलिकुलर मास है। तो अब स्वाभाविक बात है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 46.66 ग्राम आ जाएगा नाइट्रोजन। अब बोलोगे आप कार्बन का परसेंट कितना है, तो 12/60 × 100
इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 20% आ जाएगा राउंड ऑफ। बोलोगे यार कि ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, तो ऑक्सीजन एक ही एटम है, तो 16/60 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो स्वाभाविक है 6 का टेबल पढ़ लोगे, 6 2 जा 12, 40 बचेगा, ठीक है, 6 जा 36, 26.66%। रेस्ट ऑफ जो बच गया वो हाइड्रोजन है। फिर भी आप बोलोगे हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, तो हाइड्रोजन 4 ग्राम अपॉन 60 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 100/15 यानी 6.66%। यानी यूरिया में सभी एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन रेशियो आ रहा है वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। यानी किसी भी एक कंपाउंड में हम क्या करते हैं कि उस कंपाउंड में जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम है उनका एटॉमिक मास उनको मालूम होता है, तो कितने एटम है उसके आधार पर आप उसका वेट निकाल लेते हो। अब वेट आपको जब इंडिविजुअल का मालूम है तो इंडिविजुअल एटम का वेट उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये सरल सा तरीका लगा दोगे आप, और सरल सा सिंपल सा तरीका लगाने के बाद आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी किसकी, परसेंट कंपोजिशन की। क्लियर। अब आपको परसेंट कंपोजिशन तो मालूम हो गया, ये आप सीधा सरल सा तरीका लगाएंगे और किसी भी कंपाउंड में या किसी भी रिप्रेजेंटेड फार्मूले में आप इंडिविजुअल एटम का कंपोजिशन परसेंट बता सकते हैं। क्लियर। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि परसेंट कंपोजिशन ऐसे आता है। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला आगे पढ़ने के लिए आपको एक प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग जो चैप्टर है ऑर्गेनिक में, वहाँ पर क्या होता है, एस्टिमेशन किया जाता है। किसी भी एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन निकालते हैं तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं एस्टिमेशन की, ये आप आगे पढ़ोगे। अब एस्टिमेशन में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला में, डायरेक्ट आपको परसेंट मालूम है तब तो ठीक है, कभी कभी परसेंट नहीं मालूम होता, तब फिर वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जनरल एस्टिमेशन एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनका यूज़ किया जाता है परसेंट कंपोजिशन, और इनका परसेंट कंपोजिशन निकालने के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है। अब वो कैसे होगा वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो अभी आप सबसे पहले तो आप इंटर करो और ये सीखो कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड में जो प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं उन कंस्टिट्यूएंट एटम्स का जो मिनिमम लीस्ट होल नंबर रेशियो मिलेगा वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। क्या किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में या किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स है उन कंस्टिट्यूएंट एटम्स के नंबर का जो लीस्ट रेशियो मिलेगा वो भी कौन सा, होल नंबर रेशियो मिलेगा, उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे क्या, कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है। हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में होता है मूल अनुपाती सूत्र, यानी मूल अनुपात सूत्र। मूल यानी मिनिमम लीस्ट रेशियो और अनुपात यानी रेशियो, सूत्र यानी फार्मूला। तो आपको बहुत पहले तो शब्द को क्लियर रखना है कि हम जब एम्पिरिकल फार्मूला सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम कंस्टिट्यूएंट एटम्स का मिनिमम होल नंबर रेशियो लिखते हैं। रेशियो है, ये ध्यान रखना है, रेशियो यानी सभी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको मिनिमम आप उनको ऐसे उनको रेशियो में बदलना है कि सब नंबर होल नंबर भी आए और लीस्ट भी हो जाए। क्लियर। चलिए अब एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे मैं ये कहूँ कि बेंजीन मैंने लिखा, अब आप जब बेंजीन लिखते हो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बच्चे को याद है C6H6। इससे हमको ये तुरंत पता चल जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। तो आप जानते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड विद देयर नंबर। यहाँ पर हम कंस्टिट्यूएंट जो एटम्स है उनके एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। C6H6 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सुनने पे पता चलता है कि बेंजीन का एक मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसमें कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम होंगे। लेकिन यही चीज को अगर मैथमेटिकली मैं लीस्ट होल नंबर रेशियो में बदलना चाहूँ तो आप बोलोगे यार 6 है, यानी 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी CH बचेगा। तो दिस इज नोन एज
एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप इतना इजी भी मत लो, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला को आपको कैलकुलेट करना है। ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड अगर है तो एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलूँ तो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, C2H4 O2। तो इसका लीस्ट रेशियो क्या होगा 2:4:2 का, 2 से कैंसिल होगा, यानी मिनिमम रेशियो आएगा CH2O। दिस इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज यूज कर दूँ और C6H12O6 यूज कर दूँ तो आप बोलो हाँ ग्लूकोज का फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसको लीस्ट रेशियो में अगर मैं बदल दूँ तो लीस्ट रेशियो में बदलूंगा तो क्या आएगा, देखिए आप 6:12:6 यानी 6 का फ्रैक्शन आएगा, 6 से कैंसिल होगा, यानी ये क्या हो जाएगा CH2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि वाई एम्पिरिकल फार्मूला is not very much useful for the regular studies or in regular works। तो अब आप ये समझ जाओगे कि यार मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका अलग अलग दिखता है, उससे हम आइडेंटिटी मिल जाती है, हम उसको पहचान जाते हैं। लेकिन वही चीज जब हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं तो आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है, अब हम इसको पहचान नहीं सकते। दूसरा, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का जो लीस्ट रेशियो नंबर है वो सेम आ जाता है, सेम आ गया। जैसे यहाँ पे आप देखो एसिटिक एसिड और ग्लूकोज दोनों का CH2O है। अगर मैं बोलूँगा CH2O किसका एम्पिरिकल फार्मूला है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, सिर्फ ये तो नहीं। तो इसका मतलब जनरल प्रैक्टिस में बोलने में एम्पिरिकल फार्मूला का यूज नहीं होता, फिर भी क्यों सिलेबस में है। तो सिलेबस में इसलिए है क्योंकि आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच है और आप एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं। पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन सीखते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको उस रेशियो में n फैक्टर बनने के बाद बनने लगता है। अभी n फैक्टर क्या है, तो n फैक्टर क्या है, जैसे आपको ये दिख रहा है बेंजीन। अब आप जानते हो कि CH और CH6 में n फैक्टर क्या है, बोले यार होल नंबर किस होल नंबर को आपने कैंसिलेशन के लिए डिवाइड किया है, बोले 6 को, तो दिस इज n फैक्टर। यहाँ पे क्या है, बोले 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ आ जाएंगे 2, यहाँ पे क्या है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी n फैक्टर इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास और उसके एम्पिरिकल फार्मूला के मास का जो रेशियो आता है वो एक होल नंबर होता है, और ये होल नंबर n फैक्टर कहलाता है। और यही हमको ये बताता है कि एम्पिरिकल फार्मूले में हम किस होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूले में पहुंच जाएंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को सॉल्व कैसे करते हैं, वो आपके लिए जरूरी है। तो जो 11th स्टैंडर्ड में बच्चे हो उनको तो ये स्कूल एग्जाम में आएगा और उसको सॉल्व करते बनना चाहिए। वहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है और वही मार्किंग के लिए है। बाकी थोड़ा सा इरिटेटिंग वर्क है, रफ वर्क बहुत होता है ना, तो उसमें थोड़ा इरिटेशन होता है। कॉम्पिटिशन के बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं क्या करते हैं मैं सब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे अब ध्यान से आपको देखना है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखना इस चीज़ को। तो ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपको ध्यान देना है, खासकर जो लोग 11th एग्जाम देने वाले हो उनको इसकी फॉर्मेलिटीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको इस चीज़ में मार्किंग होगी। बाकी जो कॉम्पिटिटिव हैं माइंड फ्रेम में हैं प्लस 11th में है, वो फिर बाद में जब आपको फॉर्मेलिटीज़ बनेंगी तो आप उसके शॉर्ट पे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा इसमें काम जो है वो आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, शॉर्ट में भी कर सकते हो। माइंड फ्रेम बहुत ईजी आता है। क्वेश्चन ये है, आप देख पा रहे हो कि कंपाउंड एक है, उस कंपाउंड का एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस से हमको क्या मिला है कि उसमें कार्बन 34.6% है, यानी आपको पहले से ही कंपोजिशन परसेंट दे रखा है। हाइड्रोजन 3.85% है और बाकी रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस कंपाउंड का EF यानी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है।
तो आप देख रहे हो क्वेश्चन है कंपाउंड एनालिसिस और फाउंड टू कंटेन 34.6% कार्बन, 3.85% ऑफ हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलिए इसका प्रोसीजर सीखते हैं। प्रोसीजर में फर्स्ट बात, क्या इस फार्मूले इस क्वेश्चन में जितने कंस्टिट्यूएंट हैं उनका सबका परसेंट दिया है? बोले हाँ, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, बट ऑक्सीजन नहीं दिया है। तो आपको ये मालूम हो गया पहले कि इसमें 3 कंपोनेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीनों कंपोनेंट के एटॉम जो पर मास कॉम्बिनेशन परसेंट है वो तो 100 होगा। तो मेरे को ऑक्सीजन नहीं मालूम है, तो पहला स्टेप आप बोलोगे परसेंट कार्बन प्लस परसेंट हाइड्रोजन प्लस परसेंट ऑक्सीजन 100 है, और मुझे परसेंट कार्बन मालूम है 34.6 है, मुझे हाइड्रोजन मालूम है 3.85 है, और परसेंट ऑक्सीजन नहीं पता है। तो मैं परसेंट ऑक्सीजन निकाल लूंगा, तो 100 माइनस आप सॉल्व कर लोगे तो यह जाएगा 5 8, ठीक है, 8 और 6 14 4 34 35 38, तो 38.45% एक टोटल आया। तो ऑक्सीजन का परसेंट अब आप सबको ही सॉल्व कर सकते हो, 61.55%। यानी इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का परसेंट है वो है 61.55%। ये जरूरी नहीं होता, ये कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए दूसरे एलिमेंट का आपको डेटा ना देके या तीसरे का ना देके उसको आपको एक स्टेप बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको परसेंट दिया रहेगा, कुछ में नहीं दिया रहेगा। तो जिसमें अगर नहीं दिया है तो पहला काम तो ये कि आप उसका इंडिविजुअल परसेंट सॉल्व करो। क्लियर? अब आपको जब इंडिविजुअल परसेंट मालूम हो गया कि भाई किस एलिमेंट में कौन कितना परसेंट है, अब आप क्या करोगे, इसके प्रोसीजर को फॉलो करोगे। जो प्रोसीजर है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एक बढ़िया चार्ट बनाना पड़ता है, बढ़िया अट्रैक्टिव चार्ट पेंसिल का यूज करके, और चार्ट बनाने के बाद उस चार्ट में डेटा फिलअप करना पड़ता है। रबर का बाहर कर लेते हो और उसके बाद चार्ट में वो वैल्यूज रखते हो। क्लियर? तो अब आपको सबके परसेंट कंपोजिशन मालूम है। तो चलिए इसकी फॉर्मेलिटी क्या है और उसको ध्यान से सीखते हैं, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। तो एम्पिरिकल फार्मूला लाने के लिए सबसे पहले आप एक चार्ट बनाओ। उस चार्ट में आपके जो मेजर जो सेक्शन होंगे, एलिमेंट तो 3 है, यानी पक्का हॉरिजॉन्टल एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन 3 है। तो आपको उस चार्ट में कुछ चीज़ें चाहिए। तो रूल क्या है? रूल ये है कि किसी भी कंपाउंड का जब हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो सबसे पहले हमको उस एलिमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए जो है आपको, उस एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए जो कि हो गया है। उसके बाद जिस एलिमेंट के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए, एज यूजुअल मालूम ही रहता है। जब आपको एटॉमिक मास मालूम हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका मोल निकालते हो। उस मोल को आप कहते हो नंबर ऑफ ग्राम एटम। क्लियर? जो पहले भी बात कर चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल इज इक्वल टू होगा क्या, परसेंट कंपोजिशन की जो वैल्यू है अपॉन एटॉमिक मास। क्लियर? तो अगली चीज आपको जो मालूम होनी चाहिए क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम मोल, जो कि होता है परसेंट कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास। जब आपको सभी एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट दिए हैं, 4 एलिमेंट दिए हैं, जितने भी दिए हैं, उनका आपको मालूम हो गया ग्राम एटम, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, वो होता है एटॉमिक रेशियो और मोलर रेशियो। ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालेंगे तो हो सकता है सभी का अलग अलग आए, 2 का सेम आ जाए, तीनों का सेम आ जाए। अभी हम ये मान के चलते हैं कि अलग अलग आया। इन जो नंबर ऑफ ग्राम एटम है उसमें आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर? जो भी नंबर ऑफ ग्राम एटम आए हैं उन नंबर ऑफ ग्राम एटम में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करके सभी वैल्यूज यानी सभी ग्राम एटम में उसको डिवाइड कर दीजिए। उसको खुद को अपने आप में भी डिवाइड करना है। यानी 3 एलिमेंट अगर अभी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन के ग्राम एटम बट स्मॉलेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाइड्रोजन के ग्राम एटम अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऑक्सीजन के ग्राम एटम अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब आप ऐसा करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी क्या, एटॉमिक रेशियो या मोलर रेशियो। क्लियर? ये एटॉमिक रेशियो या मोलर रेशियो आपको ये बताएगा
कि एम्पिरिकल फार्मूला में उस पर्टिकुलर एटम का क्या रेशियो है। अब आप इतना जानते हो कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा, चाहे वो EF हो चाहे MF हो, मोलिकुलर या एम्पिरिकल फार्मूला हो, वो होल नंबर में ही होगा, ये तो गारंटी है। तो अगर आपका एटॉमिक रेशियो होल नंबर में आ गए हैं डिवीजन करने के बाद, तब तो ठीक है, आप इन नंबर्स को एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे नीचे कॉर्नर पे लिख दीजिए, जैसे आप लिखते हैं C6H6। नहीं है तब दिक्कत होती है। तो अगर ये मोलर रेशियो होल नंबर में नहीं है तो इसको आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलना पड़ेगा। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो नियरेस्ट होल नंबर होगा उसको फ्रैक्शन नंबर अगर कोई भी आ गया है तो उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। नियरेस्ट होल नंबर 1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 है, 2 से फर्क पड़ेगा, 3 से पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि 99% चांस है कि नियरेस्ट होल नंबर 2 में काम हो जाता है। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि 3 या 4 की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो गई बात? तो आप जब चार्ट बनाओगे तो चार्ट में पहला जो वर्टिकल लाइन होगी उसमें आप बोलोगे, चाहो तो आप सीरियल नंबर लिख लो। दूसरी वर्टिकल लाइन खींचोगे और उसमें एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, सिंबल। तीसरी वर्टिकल लाइन खींचोगे और उस तीसरी वर्टिकल लाइन में आप उस एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन लिखोगे। चौथी वर्टिकल लाइन चार्ट में बनाओगे और चौथी वर्टिकल लाइन में आप उसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करोगे। पांचवी वर्टिकल लाइन बनाओगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोलर रेशियो इज इक्वल टू परसेंट कंपोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। इसके बाद आप अगला एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचोगे आपका चार्ट में और उस हॉरिजॉन्टल लाइन में आप निकालोगे एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो आपको क्या बताया कि एटॉमिक रेशियो इज इक्वल टू, तो आपको सबसे पहले आपके मोलर या एटॉमिक जो रेशियो निकालने के लिए आपको ग्राम एटम जो आपने सॉल्व किए हैं उन ग्राम एटम में सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए और उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को सभी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। अगर होल नंबर आ गया तो काम यहीं पे रुक जाएगा, नहीं आया तो एक और वर्टिकल लाइन बनाओगे और उसमें आप लिखोगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किसी नियरेस्ट होल नंबर को मल्टीप्लाई करके। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं सबसे पहले बढ़िया चार्ट बनाना है। सीरियल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिखो चाहो तो नहीं लिखो। मैं पहला सेक्शन लिखूंगा कि कौन सा एलिमेंट मेरे पास है। दूसरा मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और बोलूंगा उस एलिमेंट का क्या परसेंट कंपोजिशन मेरे को दिया हुआ है। तीसरी वर्टिकल लाइन लूंगा और तीसरी वर्टिकल लाइन में, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, परसेंट कंपोजिशन क्या है। तीसरी वर्टिकल लाइन में मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करूंगा। सरल हो गई बात। चौथी, अब मैं एक चार्ट में एक और ब्लॉक लूंगा और उसमें अब मैं निकालूंगा क्या, ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल। और ये ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंट कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद मैं एक और लाइन खींचूंगा, किसके लिए, एटॉमिक रेशियो के लिए। एटॉमिक रेशियो क्या होगा, इन सभी जो आपके ग्राम एटम आएंगे उन ग्राम एटम में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को सभी ग्राम एटम के नंबर में डिवाइड कर दोगे तो एक रेशियो मिलेगा, उसको कहेंगे क्या, हम बोलेंगे एटॉमिक और मोलर रेशियो। तो अगला चार्ट में पार्ट होगा एटॉमिक और मोलर रेशियो। क्लियर? 90% चांस है कि आपका यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल आ गया तब घोटाला हो जाएगा। तब फिर आपको नियरेस्ट होल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नया रेशियो गेन करना होगा। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप निकालोगे और बोलोगे कि अब मेरे को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर जरूरत पड़ी तो मैं निकालूंगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर ये सेक्शन करने के बाद आप इसको बढ़िया डिजाइन बनाओगे
बोलोगे एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंट कंपोजिशन एलिमेंट का दिया हुआ था कितना, तो एलिमेंट की वैल्यू कार्बन के लिए आई थी 34.6%, तो ये है 34.6%। हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन कितना था 3.85%, हाइड्रोजन का कंपोजिशन था 3.85%। आपने इसको सॉल्व किया था तो ऑक्सीजन का कंपोजिशन आया था 61.55%। क्लियर। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, ये आपने ऊपर मेंशन कर रखा है कि परसेंट कंपोजिशन है, तो आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि यहाँ पे सिर्फ फिगर लिखना है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि हम परसेंट में ही वैल्यू को ला रहे हैं, तो साइन नहीं लगाना है, प्रिकॉशन। बहुत सारे बच्चे ही गलती करेंगे। फिर आगे चलो, अब एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 लेना है, ऑक्सीजन का 16। अब इसमें ये नहीं होशियारी में पड़ जाना है कि हाइड्रोजन का 1.008 होता है, ये 1 पहले से इतना टाइम लगेगा, 1.008 डिवाइड करोगे बहुत नंबर आएगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम लोगे। चलो, अब जब मेरे को ये मालूम हो गया तो अब मैं निकालूंगा ग्राम एटम, तो इसका परसेंट अपॉन एटॉमिक मास 34.6/12 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये लग आएगा 12 2 जा 24, 8 12 8 जा 12 2.88 अप्रॉक्स। हाइड्रोजन का दिया हुआ है 3.85/1, यानी ये वैल्यू आएगी 3.85। ये आ रहा है क्या, एटॉमिक रेशियो या मोलर रेशियो। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 61.55/16। अब 16 है तो स्वाभाविक है 16 का टेबल पढ़ लोगे आप। 16 3 जा 48, 8 जा, यानी ये भी लगभग 3.85 आ रहा है। तो 3.85 जो है वैल्यू रेशियो आ रही है किसकी, ऑक्सीजन की, और 3.85 आ रहा है मोलर रेशियो किसका, हाइड्रोजन का, लेकिन 2.88 आ रहा है किसका, कार्बन का। यहां तक जब आप एटॉमिक रेशियो ला चुके हो तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो ये, यहां पर बच्चों को बहुत गलती होती है। आप इसमें स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे छोटा नंबर। बोले 2.88, 3.85, 3.85, सबसे छोटा नंबर क्या है 2.88। तो 2.88 सबसे छोटा वैल्यू है, तो एटॉमिक या मोलर रेशियो 2.88/2.88, 3.85/3.85 और 3.85/3.85। अब इन नंबर्स को आप सॉल्व करिए। अब सॉरी, यहाँ पे 2.8 स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है, 2.88। इन वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है। अब आप खुद देखो तो थोड़ा सा इरिटेटिंग वर्क हो जाता है कि जब इन वैल्यूज को सॉल्व किया जाएगा तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है कैलकुलेशन में। तो ये तो तय है, ये वैल्यू 1 आएगी, इसको सॉल्व करें तो 288 1 जा पॉइंट, तो 288 85 यानी 97 970, 28 3 जा तो 3 आएगा, ये आएगा 1.33 अप्रॉक्स, ये भी आएगा 1.33 अप्रॉक्स। अब आपका मोलर रेशियो पे आप ध्यान लगाओ, क्या मोलर रेशियो होल नंबर आ गए हैं, बोले नहीं है। एक तो होल नंबर है कार्बन, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है, तो आप ये भी इसको लिख सकते हो कि ये 4/3 है और ये 4/3 है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अप्रॉक्सीमेशन करना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं चले जाना है, नहीं आप परेशान करोगे। अब आप बोलो कि अगर ये होल नंबर सबके सब होते तो यहीं पे खेल खत्म हो जाता, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो अब जब मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन को पूरा करने के लिए इसमें नियरेस्ट होल नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। अब आप खुद सोचो, 1 4/3 और 4/3, 1 4/3 और 4/3 को इक्वल करने के लिए, सॉरी होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ, 1 का कर दूँ, बोले कोई फर्क नहीं, 2 का कर दूँ, 2 का, बोले 2 में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का कर दूँ, तो आप अंडरस्टूड है, मैथ्स इतना 9th 10th में पढ़े हो, 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो
सिंपलेस्ट होल नंबर हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी 3, 4/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4, 4/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4। ऐसा करने के बाद अब आप टीचर को बोलोगे कि मेरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे केस में कार्बन का नंबर तो मेरे पास 3 है, हाइड्रोजन का नंबर 4 है और ऑक्सीजन का नंबर भी 4 है। Therefore, the empirical formula of the given compound is C3H4O4। क्लियर? तो मेरे को लगता है अगर आप इतनी प्रिकॉशंस करते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप जब एम्पिरिकल फार्मूला को सॉल्व करिए तो क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्लियर? तो एम्पिरिकल फार्मूला में इतना, और जब आपको ये बनने लगता है तो फिर अलग अलग कंपोजिशन भी इसमें होते हैं। कभी कभी आपको परसेंट नहीं दिया जाता, जब परसेंट नहीं दिया जाता तब फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो क्लियर है? अब इसमें एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं और इसको शॉर्ट में जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने पर उसमें कार्बन जो है 48% है, हाइड्रोजन 8% है, नाइट्रोजन 28% है और ऑक्सीजन 16% है। आप बताइए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम चार्ट बना के करें तो बोले यार पहला पार्ट क्या था, एलिमेंट कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका परसेंट कितना है, 48 है, 8 है, 28 है, 16 है, इनके एटॉमिक मास क्या है। तो दूसरा हिस्सा था एटॉमिक, तीसरा हिस्सा चार्ट में एटॉमिक मास तो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का कितना है 14 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। फिर क्या निकालना था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ 4th नंबर से शुरू होती है, नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोलर रेशियो। तो यहाँ बोलोगे परसेंट कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास 48/12, 4 ये बोले 8/1 तो 8, ये 28/14 यानी 2, 16/16 1। बोले यार ये क्या आ गया, ये बोले यार नंबर ऑफ ग्राम एटम आ गए या मोलर नंबर आ गया। इस मोलर नंबर में के बाद अगला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो कौन सा था, बोला था अब हमको निकालना पड़ेगा मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कैसे निकलेगा, बोले यार जो मोलर ग्राम एटम आया है, नंबर ऑफ मोल आया है, उसमें से सबसे छोटे नंबर को सभी नंबर में डिवाइड कर दो, सभी ग्राम एटम में डिवाइड कर दो। यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन है 1। बोले यार तो टाइम पास हुआ, बहुत सरल हुआ, 1 है तो स्वाभाविक है यहाँ पे आप निकालोगे मोलर रेशियो, और मोलर रेशियो 4/1, 8/1, 2/1, 1/1। तो कॉमन सेंस है, ये 4, ये 8, ये 2 और ये 1। दीज आर द मोलर रेशियो। क्या मोलर रेशियो होल नंबर में है? बोले यस, ये तो पहले से होल नंबर में। जब पहले से होल नंबर में है तो बोले आप कुछ नहीं करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर लाने की जरूरत ही नहीं है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड C4H8N2O, यानी इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला C4H8N2O होगा। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, पहले आप सिंपल क्वेश्चन लगाओ और सिंपल क्वेश्चन लगाने के बाद उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटीज में परफेक्शन लाओ और उसके बाद फिर आप इसमें और क्वेश्चन कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पिरिकल फार्मूला को थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करके थोड़ा सा जो आज के साइनेरियो में कॉम्पिटेटिव वे में आता है वो सीखेंगे। और अब इसके आगे हम सीखेंगे 11th के बच्चों को मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट वेट क्या है, कैसे इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, इसको लाइक करिए, ठीक है, लोगों को अवेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे होम, स्टे सेफ टिल द पेंडेमिक। ओके, गुड डे।